जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में अब तक हम लोग एटम, रेडियो एक्टिविटी पूरी तरह से देख चुके हैं। पीछे के वीडियोस को आप देख करके पढ़ें और एनालिसिस के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर लगाएं। आपको खुद पता चलेगा कि आपने एटम और रेडियो एक्टिविटी किस तरीके से पढ़ा है। और उसके बाद आगे के चैप्टर एसिड, बेस और सॉल्ट को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे एसिड मींस अम्ल, बेस भस्म और सॉल्ट लवण। जो आपने क्षार वर्ड सुना उसको अलगली बोलते हैं। आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं एसिड को। एसिड यानी अम्ल। अम्ल का जो टेस्ट यानी स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर पे गुजारने पर कैसा रंग देगा? लाल रंग देगा। ठीक है। साथ ही साथ इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो जलीय विलयन होगा, इसका जो जलीय घोल होगा, उससे करंट पास होता है, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होता है। कैसे पहचानेंगे कि एसिड है? कैसे पहचानेंगे कि एसिड है? तो ये टूटने के बाद जब H+ आयन देगा, अर्थात हाइड्रोजन आयन देगा। क्या देगा? हाइड्रोजन आयन देगा, तो हम समझेंगे एसिड है। यानी कि जलीय घोल के इसको अगर किसी भी, जैसे HCl है, इसको जल में घोलने के बाद, HCl को जल में घोलने के बाद टूट करके क्या मिला हमें? H+ आयन। तो किसी भी चीज को अगर हम जल में घोलते हैं और घुलने के बाद हमें H+ आयन मिलता है, तो हम समझेंगे वो एसिड है, अर्थात अम्ल है। आगे देखेंगे हम लोग कि एसिड दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। जैसा कि हम देख रहे हैं, अम्ल वर्गीकरण यानी स्रोत के आधार पर इसका वर्गीकरण जब किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑरिजिन के आधार पर जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ये दो तरह का मिलता है। एक ऑर्गेनिक एसिड जिसे हम कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, दूसरा मिनरल एसिड जिसे हम खनिज लवण या फिर इसी मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ऑर्गेनिक एसिड रूल, इसका हमारे निजी जीवन में क्या प्रभाव है, साथ ही साथ हमारे एग्जाम्स को ये कैसे हैंडल करेगा, किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड आते हैं। तो सबसे पहले इसके बेसिक चीजों को जानते हैं। पहला कि ऑर्गेनिक एसिड हमें मिलेगा कहां से? तो ये हमें नेचर से यानी प्रकृति से प्राप्त होता है। प्रकृति में भी कहां से? तो प्लांट से। जैसे आपने कुछ पौधे देखे होंगे जिनके जो कांटे हैं वो अगर हमें कहीं चुभ जाते हैं तो बहुत ज्यादा लगते हैं। साथ ही साथ एनिमल से। एनिमल में जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपको चींटी काट लेती है या फिर बिच्छू का डंक लग जाता है, तो आपके चींटी के डंक में या फिर बिच्छू के, मधुमक्खी के डंक में या फिर स्कॉर्पियन बोले तो बिच्छू के डंक में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। हम लोग देखेंगे कुछ ऑर्गेनिक एसिड को कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड है जिनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मिक एसिड है। ठीक है। और ये फॉर्मिक एसिड कहां पाया जाता है? तो एंट, बी और स्कॉर्पियन के डंक में। एक क्वेश्चन यहां से बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि फॉर्मिक एसिड को और क्या कहते हैं? तो फॉर्मिक एसिड को ही मेथनोइक एसिड कहते हैं। मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH। COOH जिसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि एक बार कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ होगा, एक बार सिंगल बॉन्ड के साथ होगा, हाइड्रोजन है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड आगे देखते हैं। फॉर्मिक एसिड के बाद एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल, हिंदी में भी इसको एसिटिक ही बोला जाता है और इंग्लिश में भी। एसिटिक अम्ल का यूज किया जाता है सिरका में, यानी कि सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। और एक बात ध्यान देंगे कि एसिटिक अम्ल का ही फॉर्मूला है ये
एथेनोइक एसिड भी इसको कहते हैं, जो इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये सभी हमको किससे प्राप्त होते हैं? नेचर से, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड कहां मिलता है? हमें दही से प्राप्त होता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C3H6OX, और इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। आगे साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड का सोर्स क्या है नेचर में? लेमन है, ऑरेंज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कहां मिलता है? तो हमें जो खट्टे फल हैं, जो सावर फ्रूट्स हैं, उनमें क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एक बात और भी ध्यान देंगे, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। ठीक है, और विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? आंवला। इसीलिए इसको हर्बल इंडियन डॉक्टर भी कहा गया है। आंवला को क्या कहा गया? हर्बल इंडियन डॉक्टर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का सोर्स क्या है? एप्पल, यानी नेचर में एप्पल से हमें मैलिक एसिड यानी मैलिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लूटामिक एसिड किससे मिलता है? व्हीट अर्थात गेहूं से। टार्टरिक एसिड अंगूर और इमली से। अगला ऑक्सैलिक एसिड यानी ऑक्सैलिक अम्ल किससे से? टमाटर और पालक से। नेक्स्ट सल्फेनिक एसिड यानी सल्फेनिक अम्ल किससे से? ओनियन अर्थात प्याज से। सियालिक एसिड, ध्यान दीजिएगा और इसको नोट करके स्टार लगा लीजिएगा। सियालिक एसिड यानी सियालिक अम्ल किस में? आंसू में। अमाइनो एसिड प्रोटीन में, यानी अमाइनो अम्ल कहां? प्रोटीन में। हम लोग इसको बायो में बहुत अच्छे से देखेंगे क्या प्रोसेस होता है अमाइनो एसिड का प्रोटीन के साथ क्या रिलेशन है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए में, डीएनए और आरएनए को भी हम जब बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा था कि एसिड ऑरिजिन ऑफ क्लासिफिकेशन के तौर पे दो तरह से बटा था, जिसमें एक ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड होता था। ऑर्गेनिक एसिड वो कहलाते थे जिनका सोर्स नेचर होता था, अर्थात जो हमें प्रकृति से मिलते थे, वो ऑर्गेनिक एसिड कहलाते थे। इनऑर्गेनिक एसिड जो हमें प्रकृति से नहीं मिलते थे बल्कि एक मानव द्वारा कृत्रिम तरीके से बनाया जाता था, अर्थात जो मैन मेड होता था, जो मैन मेड होता था वो क्या कहलाएगा? मिनरल एसिड, या उसी को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड को। ऑर्गेनिक एसिड के बाद आगे हम देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, या फिर उसी को हम कहते हैं मिनरल एसिड। ठीक है, अर्थात अकार्बनिक अम्ल। जैसे H2SO4, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक, यू कसीस का तेल, इससे कसीस के तेल में H2SO4, ठीक है, या फिर किंग ऑफ एसिड भी इसे कहते हैं। H2SO4 को क्या कहते हैं? किंग ऑफ एसिड, या फिर किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल को जाना जाता है। आगे चलेंगे और हम लोगों को मिलेगा एक शब्द एक्वारेजिया, जिसको कि हम अम्लराज के नाम से जानते हैं। लेकिन अम्लराज और अम्ल का राजा दोनों अलग अलग है। अम्लराज की सिर्फ और सिर्फ एक्वारेजिया को एक उपाधि दी गई है। तो अगर अम्लराज कहे तो एक्वारेजिया आपका आंसर होना चाहिए, और अगर किंग ऑफ एसिड यानी अम्लों का राजा कहे, दोनों दो शब्द है, बार बार मैं एम्फसाइज कर रहा हूं, अम्लराज और अम्लों का राजा दोनों दो चीजें हैं। अगर किंग ऑफ एसिड है तो H2SO4, और अगर अम्लराज कहे तो उस स्थिति में एक्वारेजिया होगा। एक्वारेजिया बनता है HCl प्लस HNO3 से, HCl 3:1 में होता है, इसमें ध्यान रखिएगा। और एक्वारेजिया जब बात आई गई है तो कर लेते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का यूज धातु को धोने में होता है। जैसे आपने देखा होगा सोने की दुकान पे आप जाते हैं, पुराना सोना लेकर के जाते हैं और वो साफ करके आपको दे देते हैं, और फिर नया एकदम चमचमाता सोना घर लेके आते हैं। तो उसमें वो जो सॉल्यूशन होता है वो यही एक्वारेजिया का सॉल्यूशन होता है, जिसमें HCl और HNO3 3:1 में मिले होते हैं, और उसी में धोने के बाद आपको चमचमाते हुआ आपका
ज्वेलरी मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप उसको देते हैं और जब वो आपको वापस साफ करके आपका नेकलेस या फिर जो कुछ भी दे रहा होता है तो उसकी वजन कम पाई जाती है। तो इसका वजह क्या है कि इसमें आपके वो धातु जो वो घुल भी जाते हैं। अगर ये ज्यादा मात्रा में रहा तो आपके जो गहने हैं वो घुल जाते हैं। यही वजह होता है कि लोग कहते हैं कि मेरा सोना दुकानदार ने चुरा लिया था। ऐसा कुछ होता नहीं है। इसी के बैलेंस अगर नहीं होने की वजह से जो एक बार लिया है उसकी वजह से घुल जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और फिर से आगे बढ़ते हुए देखते हैं HCl को। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी को हम मुरिएटिक एसिड भी कहते हैं यानी मुरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को कि कभी आपको ये पर्सन यहां से दे सकता है, ये तो सबको नाम पता होता है, लेकिन ये नाम अगर दे दे और फॉर्मूला नीचे दे दे तो हम गलत कर सकते हैं। आगे HNO3 इसको नाइट्रिक एसिड या फिर नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और मिनरल एसिड जैसे हमने देखा था कि ऑर्गेनिक एसिड हमें नेचर से प्राप्त हुए थे और ऑर्गेनिक एसिड वो कहलाते थे जो नेचर में प्लांट या फिर एनिमल से प्राप्त हुए थे। उसी तरह से मिनरल एसिड वैसे एसिड हैं जो हमें लैब में मिलते हैं, आदमी द्वारा लैब में तैयार किया जाता है इसे। उसी का कुछ एग्जांपल आपके पास था। एक बात और भी ध्यान देंगे हम लोग, जब बात एसिड की कर ही रहे हैं तो रीनियस का आपने नाम सुना होगा जिसने पीएच स्केल दिया हमें, ठीक। तो रीनियस ने बताया हमें कि अगर कोई सब्सटेंस जल में घुलने के बाद या वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अगर H+ आयन देता है, क्या देता है, H+ आयन देता है डिसॉल्व होने के बाद, अर्थात जल में घुलने के बाद या टूटने के बाद अगर हमें H+ आयन देता है तो हम उसे एसिड समझेंगे। तो ये बात हमें किसने बताया, रेनियस ने बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि ऑरिजिन के आधार पे एसिड दो तरह का होता है, ठीक उसी तरह से स्ट्रेंथ के आधार पे भी, अर्थात स्ट्रेंथ को हिंदी में प्रबलता बोलते हैं, प्रबलता के आधार पर भी एसिड अर्थात अम्ल दो तरह का होता है। कौन कौन, एक वीक एसिड होता है और दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक एसिड किसे कहते हैं, तो जो हमें नेचर से एसिड प्राप्त होता है, अर्थात जो ऑर्गेनिक एसिड है वो कैसा एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन है, तो जो हमें मानव द्वारा लैब में तैयार किया गया एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अर्थात इनऑर्गेनिक एसिड बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इनऑर्गेनिक एसिड इनऑर्गेनिक या फिर मिनरल एसिड किसके अंतर्गत आएगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत। वीक एसिड ऑर्गेनिक एसिड हो गया, अर्थात जो नेचर में मिल रहे होंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो मैं नोट करके लिखा हूं यहां पे, कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3, कार्बोनिक अम्ल एक इनऑर्गेनिक एसिड है। इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं, हमारे दिमाग में चल जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक, सॉरी कार्बोनिक एसिड कहते ही जैसे हमने कहा इनऑर्गेनिक एसिड है तो दिमाग में तो जरूर गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन नहीं, ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हुए भी कैसा एसिड है, वीक एसिड है। ध्यान यहीं पे देना है कि इनऑर्गेनिक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, लेकिन कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो इनऑर्गेनिक एसिड अर्थात इनऑर्गेनिक अम्ल होने के बावजूद भी और कार्बनिक अम्ल होने के बावजूद भी कैसा एसिड है, वीक एसिड है। इसे आप याद कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए ये जो H2CO3 है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 यानी जल, दोनों को मिलाने के बाद हमें क्या मिला, H2CO3। यूज कहां है, तो कोल्ड ड्रिंक्स, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं, जो पीते हैं, उसमें क्या मिलेगा आपको, H2CO3। आगे बढ़ते हैं, रेन वाटर, बारिश के पानी में भी, चूंकि हमें पता है कि एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है और बारिश अर्थात जल, उसका दोनों मिलने के बाद तो बारिश के जल में भी कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। तो क्या वर्षा का जल अर्थात रेन वाटर क्या कार्बोनिक एसिड की वजह से अम्लीय होता है, क्योंकि क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में कि वर्षा का जल अम्लीय हो तो क्या पाया जाएगा,
तो क्या वहां पे आंसर आपका कार्बोनिक एसिड होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्बोनिक एसिड की वजह से वर्षा का जल अम्लीय नहीं होता। हम आगे चलेंगे और इस पे चर्चा करेंगे कि वर्षा का जल क्यों अम्लीय होता है, क्या रीजन है, उस पर हम अभी थोड़ी ही देर में बेहतर तरीके से चर्चा करेंगे। तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे आगे बढ़ के पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया? सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने पीएच स्केल का आविष्कार किया और उन्होंने एक लाइन पे 0 से लेकर 14 तक का एक डेटा सेट किया और जिसमें उन्होंने बताया कि 0 से लेकर 7 तक जो वैल्यू होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, अर्थात अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जब उसका वैल्यू 7 से ज्यादा होने लगेगा और वो कितना तक जाएगा? 14 तक, तो वो कैसा हो जाएगा? बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बताया कि 7 से जब 0 की तरफ उसका वैल्यू बढ़ता हुआ जाएगा तो उस सब्सटेंस का एसिडिक नेचर हाई होगा, अर्थात पीएच स्केल पर एसिडिटी हाई कब होगा? जब हम 7 से 0 की तरफ जा रहे हो। किसकी तरफ? 7 से 0 की तरफ बढ़ रहे हो, यानी कि जिसका वैल्यू 6 होगा और जिसका वैल्यू 5 होगा, तो 5 ज्यादा एसिडिक होगा, 6 कम एसिडिक होगा। ठीक है, अगर किसी का वैल्यू 4 हो गया तो वो और ज्यादा एसिडिक होगा, 3 हो गया तो वो और ज्यादा, 2 हो गया तो वो और ज्यादा, 1 हो गया तो वो और ज्यादा। यानी जितना ही पीएच स्केल पे वैल्यू कम उतना ही एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए यहां पे मैंने लिखा है, ध्यान देंगे आप, कि पीएच स्केल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/H प्लस आयन, अर्थात पीएच स्केल व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? H प्लस आयन के। क्यों? क्योंकि हमें पता है, अभी कुछ देर पहले तो पढ़ रहे थे कि कोई भी सब्सटेंस जब टूटकर H प्लस आयन देता है तो वो एसिडिक होता है और जो सब्सटेंस जितना अधिक H प्लस आयन देगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो इसलिए कहा गया कि अगर पीएच स्केल की वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिटी कम होगा और जब एसिडिटी कम होगा तो H प्लस की वैल्यू कम होगी। अगर H प्लस का वैल्यू बढ़ेगा तो हम पीएच स्केल में 7 से 0 की तरफ आते रहेंगे, अर्थात पीएच स्केल पर वैल्यू कम होगा। तो इस चीज को अगर आप थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो 2-3 बार देखिएगा, मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया समझाने का। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं, बेसिसिटी की बात करते हैं। तो 7 से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 8 गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो जैसे जैसे आगे बढ़िएगा बेसिक नेचर उसका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, अर्थात बेसिसिटी उसकी बढ़ती जाएगी। और ठीक एसिडिटी में क्या होता है? ठीक उल्टा, 7 से जैसे जैसे कम होते जा रहे थे एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा था। आगे बढ़ते हम लोग, हमारे पेट में खाना पचाने के लिए हम लोग कहते हैं कि HCl सीक्रेट होता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो उसका हमारे पेट के अंदर पीएच वैल्यू होता है 1.5 से 3.5 तक। जब इतना ज्यादा एसिडिक नेचर होता है तो हमारे पेट को क्षति क्यों नहीं पहुंचाता? तो इस चीज की चर्चा हम आपसे बायोलॉजी में करेंगे कि क्या वजह होता है जिसकी वजह से इतना एसिडिक होने के बावजूद भी हमारे पेट को ये बचाए रखता है, यानी हमारा पेट का वॉल जो है वो इससे इफेक्ट नहीं होता। अदरवाइज आपके बॉडी के ऊपर इससे पर अगर इतना एसिडिक नेचर का कोई चीज गिर जाए या HCl गिर जाए तो आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ ही देर पहले मैं आपसे बात साझा कर रहा था एसिडिक रेन का। H2CO3 कुछ देर पहले आपको मिला था और मैंने कहा था कि उसकी वजह से वर्षा का जल अम्लीय नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। तो एसिडिक रेन का वजह क्या है? तो एसिडिक रेन का सबसे बड़ा कारण है कल कारखाने का निकला हुआ धुआं, और उस धुएं में निकलते हैं गैस। कौन कौन से गैस? तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड। ठीक है, यानी जो फैक्ट्री एग्जॉस्ट होता है उससे क्या निकलेगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस और NO2 नाइट्रस डाइऑक्साइड गैस।
और फिर जब बारिश होता है तो ऊपर से जब H2O इनके संपर्क में आता है, अर्थात जैसे ही इन धुआं वाले इन जो गैस SO2 और NO2 के संपर्क में वर्षा का जल आता है तो SO2 और H2O मिल करके बना लेगा H2SO4 और NO2 और H2O मिल करके बना लेगा HNO3। और यही कारण होगा किसका, वर्षा के जल में जब SO2 मिल जाएगा या फिर NO2 मिल जाएगा तो वर्षा का जल कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा भी है साफ साफ शब्दों में, एसिडिक रेन रिस्पॉन्सिबल गैसेस SO2 एंड NO2। तो आपसे जब क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछे कि वर्षा के जल का एसिडिक होने का वजह क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सॉरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि वर्षा का जल जिसका वैल्यू अगर 5.4 से कम पाया गया तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो वर्षा का जल एसिडिक नेचर का है। कैसा है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे कि एसिडिक रेन की वजह से नुकसान क्या है हमको। तो एसिडिक रेन की वजह से नुकसान ये है कि जो हमारे जलीय जीव हैं, जो एक्वेटिक एनिमल हैं, वो क्षतिग्रस्त होंगे क्योंकि वो नॉर्मल वाटर में अपने आप को सर्वाइव करेंगे। ज्यादा अगर वाटर एसिडिक हो गया तो उनका जीवन संभव नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ और क्या प्रॉब्लम है, तो जो वेजिटेशन है अर्थात पहला हम लोगों ने बात किया एक्वेटिक एनिमल का कि नुकसान क्या है अम्लीय जल से, अम्लीय वर्षा के जल से नुकसान क्या है, तो एक्वेटिक एनिमल यानी जो जलीय जीव हैं वो मारे जाएंगे। दूसरा, या फिर उनका रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या दिक्कत है, वेजिटेशन यानी जो वनस्पति है वो क्या होगा, वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगा। तीसरा, जैसे आपने संगमरमर का नाम सुना या फिर जो लाइव एग्जांपल आप अपने ताजमहल को देख सकते हैं, तो जो आपका ताजमहल है वो किस चीज से बना हुआ है, फॉर्मूला क्या है उसका, CaCO3। ठीक है, तो वैसे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट से जो बने हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, वो वर्षा के जल अर्थात इस एसिडिक नेचर वाले जल के साथ रिएक्शन करके और वो भी क्या होंगे, धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगेंगे। ठीक है, तो यहां से यही क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एसिडिक रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस क्या क्या है, तो SO2 और NO2। ठीक है, और इसी के साथ हम इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आगे हम करेंगे इसके बाद बेसिक एसिड हो गया, अब बेस पढ़ेंगे और बेस के साथ साथ अल्कली भी देख लेंगे और साल्ट भी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।